30। बस 30 साल। सोच के देखिए, एक पूरा का पूरा साम्राज्य एक इंसान की औसत जिंदगी से भी कम वक्त में बना और खत्म भी हो गया। और ये कहानी है दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम वक्त के लिए राज करने वाले वंश की। एक ऐसा दौर जो भले ही छोटा था पर उसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज समझते हैं खिलजी वंश की कहानी, क्रांति और पतन के वो सिर्फ 30 साल। तो फिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? कह सकते हैं कि इसकी नींव ही खून से रखी गई थी। ये थे जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक। अब देखिए, सत्ता तो इन्होंने गुलाम वंश के आखिरी शासक की हत्या करके ही हासिल की थी, लेकिन तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने एक बड़ी ही अजीब सी एक उदार नीति अपनाई, जिसे कहते थे दूसरों को खुश करना। वो खुद कहा करते थे, मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। सुनने में तो यही लगता है कि भाई कितने शांति प्रिय शासक थे, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। उनकी ये रहमदिली, ये नरमी उनके अपने ही परिवार के काम नहीं आई। हुआ ये कि अपने शासन के सिर्फ 6 साल बाद 1296 में उनके अपने ही भतीजे और दामाद भी अलाउद्दीन ने उन्हें कड़ा मानिकपुर में दावत पर बुलाया, पर वो दावत एक जाल थी। वहीं पर जलालुद्दीन की बेरहमी से हत्या कर दी गई और तख्त पर कब्जा कर लिया उनके भतीजे ने। और बस इसी एक धोखे के साथ इस वंश के सबसे अहम और सबसे ताकतवर शासक का उदय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा सुल्तान जिसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई हद ही नहीं थी। वैसे उसका असली नाम तो अली गुरशास्प था, लेकिन उसने खुद को एक उपाधि दी, सिकंदर-ए-सानी, मतलब दूसरा अलेक्जेंडर। वो सच में ये मानता था कि वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। और अपने ही चाचा की हत्या को सही कैसे ठहराया? एक बहुत ही क्रूर पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ। राजशाही कोई रिश्तेदारी नहीं जानती, मतलब उसके लिए सत्ता ही सब कुछ थी। रिश्ते नाते, वफादारी, इन सब का कोई मतलब नहीं था। अब अपनी इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ये जानता था कि भाई पुराने तौर तरीकों से काम नहीं चलेगा। उसे एक नया सिस्टम बनाना था, एक ऐसी मशीनरी जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो। और उसने ये पूरा सिस्टम 3 जबरदस्त पिलर्स पर खड़ा किया। पहला, मिलिट्री में सुधार। दूसरा, बाजार पर पूरा कंट्रोल। और तीसरा, रेवेन्यू यानी कि टैक्स वसूलने के तरीके में भारी बदलाव। पहले उसकी मिलिट्री की बात करते हैं। उसने एक सिस्टम शुरू किया जिसे कहते थे दाग। इसमें होता यह था कि सेना के घोड़ों को एक निशान से दागा जाता था। पर क्यों? ताकि जो भ्रष्ट अमीर लोग हैं वो अच्छे घोड़ों को हटाकर उनकी जगह घटिया घोड़े न ले आएं। फिर आया हुलिया। ये क्या था? ये हर सैनिक का एक पूरा बायोडेटा था, मतलब उसका हुलिया कैसा है, क्या पहचान है, सब कुछ लिखा होता था। इससे धोखाधड़ी रुकती थी और ये पक्का हो जाता था कि जिससे तनख्वाह मिल रही है वही आदमी फौज में काम भी कर रहा है। और इन सब सुधारों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनी, जिसे तनख्वाह भी सीधे सल्तनत से कैश में मिलती थी। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन इतनी बड़ी सेना को पालने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो इसके लिए उसने पूरी इकोनॉमी को ही बदल डाला। देखिए, अलाउद्दीन से पहले अमीरों और सैनिकों को तनख्वाह के बदले जमीन दी जाती थी, जिसे इक्ता कहते थे। उसने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। उसने जमीन पर टैक्स सीधा सीधा 50% तय कर दिया। और तो और जानवरों को चराने और घरों पर भी नए टैक्स लगा दिए। सारा पैसा, सारी ताकत वो अपने हाथों में इकट्ठा कर रहा था। तो अब नई ताकतवर सेना तैयार थी, खजाना भी भर चुका था। अलाउद्दीन अब विजय के लिए पूरी तरह तैयार था। और यहीं से शुरू होता है उसकी सल्तनत के विस्तार, बेशकीमती खजानों और उसके आर्किटेक्चर का अध्याय। उसने पूरे भारत में एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। 1298 में गुजरात पर कब्जा, जहां उसे अपना सबसे काबिल सेनापति मिला। फिर 1301 में रणथंभौर जीता। 1303 में चित्तौड़ की वो मशहूर घेराबंदी की। और तो और दक्षिण में वारंगल तक पहुंच गया, जहां से उसके हाथ एक ऐसा इनाम लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुजरात से उसे मिला मलिक काफूर, जो एक गुलाम था, लेकिन काफूर के मिलिट्री स्ट्रैटेजी का कोई जवाब नहीं था। वो बहुत जल्दी अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद कमांडर बन गया और उसी ने दक्षिण भारत में खिलजी सल्तनत का झंडा फहराया। और ये मलिक काफूर ही था जो वारंगल से वो खजाना लेकर लौटा जो आज एक किंवदंती है, दुनिया का सबसे मशहूर हीरा, कोह-ए-नूर। एक ऐसी सेना जिसे कोई हरा नहीं सकता, दुनिया का सबसे कीमती हीरा, एक विशाल साम्राज्य।
ऐसा लग रहा था मानो खिलजी वंश अब सदियों तक राज करेगा। लेकिन इसका पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ जितनी तेजी से इसका उदय हुआ था। अलाउद्दीन की मौत के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन उसमें अपने पिता वाली कोई बात नहीं थी। वो अपने अजीबोगरीब व्यवहार के लिए जाना जाता था, जैसे कभी-कभी दरबार में औरतों के कपड़े पहनकर आ जाना। हद तो तब हो गई जब उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला वो दिल्ली का अकेला सुल्तान था। जाहिर है ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। 1320 आते आते आखिरी खिलजी शासक भी मारा गया और बस शुरू होने के ठीक 30 साल बाद ये वंश खत्म हो गया। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ अलाउद्दीन अपने ही रिश्तेदार का कातिल था, एक बेरहम तानाशाह, लेकिन दूसरी तरफ वो एक जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर था जिसके सुधारों ने सल्तनत की शक्ल ही बदल दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक क्रूर तानाशाह एक शानदार सुधारक भी हो सकता है? और शायद यही खिलजी क्रांति की सबसे उलझी हुई विरासत है।